ऋषिभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचं अमृतामात्मनः कलाम्। सम्मानीय मंच एवं इस सभागार में उपस्थित सभी विद्यार्थी और सागर विश्वविद्यालय के शोधार्थी दिनेश जी, और साथ ही जिनको देख करके जिसको कहें कि एक अद्भुत खुशी और जिसको कहें कि दिल में गुदगुदी होना, ऐसे हमारे राणा संजय सिंह जी। इसके पीछे कारण यह है कि इनको किताबें लिए, एक शोधार्थी का जो स्वरूप होता है झोला लेकर के उसमें किताबें और सिनोप्सिस और पेन कापी लेकर के और कुछ काम आगे बढ़ाते हुए रचनात्मक विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ते हुए समकालीन अध्ययन और एक तरफ गाइड और दूसरी तरफ जो विद्यार्थी हैं उनकी क्लास लेकर के कुछ शिक्षक सा अनुभव करते हुए इस रूप में देखा था। तभी आज वे सहायक प्राध्यापक जी से गुरुतर पद पर प्रतिष्ठित हैं। मुझे बहुत ही खुशी है आपको देखकर। साथियों, जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि संस्कृत का वैज्ञानिक महत्व, इस पर मुझे कुछ अपनी बात रखनी है। संस्कृत जो शब्द है वह मीनिंग देता है कि जिसका संस्कार किया गया हो, और संस्कार माने जिसका शुद्धिकरण किया गया हो। तो इसी से भी स्पष्ट हो जाता है कि उसका वैज्ञानिक महत्व है। वो वैज्ञानिक महत्व कितना है यही मैं बताने का प्रयास करूंगा। हर भाषा अच्छी भाषा है, हर भाषा की अपनी विशेषताएं हैं, उसकी अपनी कुछ सुगंध है और उसकी विशेषताएं। इसी तरह से संस्कृत की भी कोई भी भाषा बुरी नहीं होती या छोटी बड़ी नहीं होती। वो एक भाषा है, मातृभाषा है, तो जैसे माता का महत्व है ऐसी मातृभाषा का भी महत्व है। तो कुछ इसी क्रम में जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो वैज्ञानिक महत्व सिद्ध करने के लिए हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा महत्व उसका है जो जितना बारीक या जितना सूक्ष्मतम विवेचन करता है। जैसे टेक्नोलॉजी है, विज्ञान का एक शब्द है। टेक्नोलॉजी विज्ञान का शब्द है, वो विज्ञान है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी, जिसके पास देश के पास केवल टेक्नोलॉजी है और दूसरे पर नैनो टेक्नोलॉजी है, तो ज्यादा विज्ञान में आगे बढ़ा हुआ देश माना जाएगा वह जिसके पास। तो जब इस दृष्टि से हम देखें कि जो भाषाएं हैं उनमें विवेचन के लिए या उसकी जो संरचना है उसको स्थापित करने के लिए किस भाषा के पास नैनो टेक्नोलॉजी, वो भाषा ज्यादा निश्चित मानी जानी चाहिए। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं संस्कृत की ओर तो पाते हैं कि इसमें जो भाषा की संरचना और भाषा के स्थापना की जो प्रणाली है या विवेचन है वो बिल्कुल नैनो स्तर तक जाता है, जिसको जैसे मैंने कहा नैनो टेक्नोलॉजी। अब इसी को मैं अपनी बात पूरी बताऊंगा। तो जब हम देखते हैं संस्कृत की ओर इस विवेचन की दृष्टि से कि कैसे वह नैनो टेक्नोलॉजी की बात करता है, तो वह 4 शब्द लाता है वाणी के लिए। क्या क्या शब्द लाते हैं वाणी के लिए? वो कहते हैं कि वाणी जो है वह 4 स्तर से आ रही है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी।
मैं फिर से बोल देता हूँ आप लोगों के लिए। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, इन 4 स्तरों पर वह आती है। तो जब मैं कहता हूँ कि ये भाषा नैनो टेक्नोलॉजी जितनी वैज्ञानिक है, उसका कारण यही है कि जब वह भाषा आत्मा में थी तब से इसका विवेचन शुरू हो रहा है, और जो बोली गई बाहर आप मुझे सुन रहे हैं यहाँ तक का है। परा माने जो आत्मस्थ है, पश्यन्ति माने जो आत्मा से चली और कुछ ऊपर तक आई, मध्यमा माने जो मुंह में है अभी बाहर नहीं आई, और वैखरी जो मुंह से बाहर निकल गई। हालांकि हिंदी में भी हम लोग, जैसा भी लोग का हम लेक्चर सुन रहे थे कि मुंह की बात मुंह में रह गई, तो वह कौन सी बात थी जो निर्मित तो हो गई थी लेकिन बाहर नहीं निकली थी? वह थी मध्यमा। और एक कहावत है कि तीर कमान से और बात जब हम निकल जाए तो फिर वापस नहीं आते, तो वह कौन सा रूप है वाणी का? वह वैखरी। लेकिन लोक में या दूसरी भाषाओं में हमने ये तो देखे कि निकली हुई बात और मुंह में रह गई बात, लेकिन उसके पहले के भी 2 विवेचन हैं, वो मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ है संस्कृत में। मध्यमा और वैखरी के पहले के जो 2 हैं, परा और पश्यन्ति, ये हैं संस्कृत में। और इस आधार पर मैं कहता हूँ कि इसका जो विवेचन है वो नैनो टेक्नोलॉजी जैसा है, क्योंकि बाकी में आत्मा, क्योंकि विज्ञान आत्मा को सिद्ध नहीं करता, तो ऐसे में वो परा की बात कैसे मानेंगे? पश्यन्ति मान भी लें तो जब तक दूसरी भाषा परा पर न पहुंचे तब तक तो सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है। ये तो बात हुई है अभी कि कैसे वो वाणी उत्पन्न हो रही है, बन रही है, वहां तक। अब इसके बाद वो वाणी बाहर आ गई, हमने बोली। तो मैं जब बोल रहा हूं तो एक क्रम में बोल रहा हूं। राम घर जाता है, राम है जाता घर, तो बदलेगा तो आपको ऐसा ही लगेगा। इस स्तर पर क्या बनावट और क्या बुनावट है संस्कृत की, उसको अब मैं बताऊंगा। तो जब हम बात करते हैं इस दृष्टि में, तो व्याकरण का नाम हम सब लोगों ने सुना हुआ है। हिंदी में भी व्याकरण ही कहते हैं और अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 चीजें और हैं जो वेदांग कहलाते हैं, वो है शिक्षा और निरुक्ति। ये दोनों भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह के जो लॉजी हैं, क्योंकि शास्त्र कहते ही नए विद्यार्थी थोड़े बिगड़ जाते हैं कि सर आगे अभी शास्त्र पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आज की भाषा में जो सोशियोलॉजी है, जूलॉजी है, जियोलॉजी है, तो लॉजी माने शास्त्र, बायोलॉजी है, ऐसे ही ये भी क्या है, एक लॉजी है। तो ये 2 लॉजी और हैं एक्स्ट्रा संस्कृत में, एक है शिक्षा और एक है निरुक्ति। तो प्रश्न उठेगा कि हमने तो अभी तक व्याकरण का सुना था, ये 2 क्या काम करते हैं? इनको जरा आप देखें। जो व्याकरण है वो शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया बताता है कि यह शब्द है कैसे बना है और किस क्रम में रखा जाएगा। राम घर जाता है, यह बताएगा व्याकरण, यह बताएगा व्याकरण। आप दिनेश जी बताइएगा, क्योंकि आप हमारे हैं अपने माने पुराने परिचित, कि कहीं कुछ टूट रहा हो, छूट रहा हो तो मुझे हिंट करिएगा। विद्यार्थी हो सकता है कि संकोच कर लें कि ये तो बड़े माँ साहब हैं, यूटीडी से आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह के विद्यार्थी हम भी रहे हैं, और संयोग है कि आज भगवत की कृपा से अवसर मिला है कि आप लोगों से बात कर पा रहे हैं। आप लोग भी ऐसे ही, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इनको शोधार्थी के रूप में देखा था और
बहुत समय नहीं हुआ है, आज वे गुरु पद पर प्रतिष्ठित हैं, तो यह तो एक क्रम है। तो ये जो बचे हुए हैं दो, इनको और देखेंगे कि व्याकरण जो है वो बता रहा है कि शब्द कैसे बनेगा और शब्द बनने के बाद उसका प्रयोग कैसे होगा, ये बताएगा व्याकरण। हमारे एक प्रिय विद्यार्थी हैं राजेंद्र जी, एक दिन घर पे आए और कहा कि हमने कहा कुछ काम है ऐसा ऐसा, कहा सर आप निष्ठ कर रही है। क्या कहा कि सर आप निष्ठ कर रही है। ऐसा कहकर के वो तो फ्री हो गए, हमें इतनी फिक्र हो गई कि ये क्या बोला है, दिमाग में पच नहीं रहा है कि आखिर ये एक वाक्य बोल के गया, लेकिन मुझे जो है उथल पुथल हो रही है कि ये क्यों है ऐसा। तो बड़ी देर बाद जाकर के समझ में आया कि निष्ठ जो है वो संस्कृत का उपसर्ग है, और फिक्र जो है वो उर्दू का शब्द है कि फिक्र न करो, तो वो कहना चाहिए था बेफिक्र रहो, लेकिन उसने या निश्चिंत रहो, क्योंकि चिंता संस्कृत का शब्द है। उसने क्या किया था और हमें फिक्र में डाल दिया। तो जब तक वो चीज हमारी क्लियर न हो गई तब तक हम उतनी फिक्र में रहे जितना कि वो न कहता। तो ये जो है अब क्यों हुई, क्योंकि मैं इस शब्द की संरचना से परिचित हूँ। तो निश्चिंत बनेगा और बेफिक्र बनेगा। और राजेंद्र जी की तरह आपने निष्फिक्र कर दिया तो आप किसी संस्कृत वाले को फिक्र में डाल देंगे। तो व्याकरण जो है वो बता रहा है कि कैसे शब्दों का होना है निर्माण। ठीक है, निर्माण तो हो गया, लेकिन उच्चारण कैसे करना है। हमारे यहाँ एक है, उनका नाम है रामचरण, रामचरण। लेकिन अगर किसी को उच्चारण का इस तरह का ज्ञान नहीं है और वो युद्ध भूमि में ही ज्यादातर सैनिक है मान लो, तो वो कह रहा है लिखा है रामच रण, रामच और रण, जबकि लिखा क्या है राम चरण। तो रामचरण रामच रण हो जाए, ये खून निर्णय अभी व्याकरण के हिसाब से तो निर्णय नहीं होगा, ये निर्णय करेगी शिक्षा। वो बताएगी कि उच्चारण आपका एक एक शब्द का उच्चारण कैसे होना है और कैसे उसका प्रयोग करना है, ये बताएगी शिक्षा। नहीं तो क्या होगा कि बड़े बड़े पंडित वो कहेंगे काशी, काशी में रहते हैं, और जब आप उनसे बात, संस्कृत के पंडित जी लोग रहते हैं काशी में, और जब बात करेंगे तो कहेंगे काशी से आए, क्ष को स बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति न बने कि शर्मा जी शक्कर ला रहे हैं, शर्मा जी को शक्कर लाने दीजिए। सड़क पर बहुत शोर है तो सड़क को सड़क रहने दीजिए, उसको सड़क मत करिए। तो ये अंतर कौन बता रहा है, शिक्षा। ये वो वाली शिक्षा नहीं तो एजुकेशन बीएड वाली, ये हमारी संस्कृत की लॉजी वाली शिक्षा वेदांत। नहीं तो तीनों अक्षर में गड़बड़ होगा। जैसे छोटे बच्चे हैं वो षटकोण, शक्कर और सड़क, वो समान भाव से सबको देखते हैं, वो भेदभाव नहीं करते। लेकिन यहाँ तो भेदभाव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि भाई कुछ पढ़ लिख लो। क्यों पढ़ ले? कहा कि इसलिए पढ़ लो ताकि स्वजन स्वजन न हो जाए। स्वजन माने स्व माने अपना और स्व माने कुत्ता, तो स्वजन माने अपना आदमी, स्वजन न हो जाए। अब दूसरा आप समझ लीजिए, मैं कहना नहीं चाहता कि स्वजन माने अपना आदमी, स्वजन न हो जाए, और बाद वाला स्व माने कुत्ता। इसलिए क्या करो, पढ़ लो, इसलिए पढ़ लो। ये कौन सिखाएगा? ये शिक्षा सिखाएगी कि उच्चारण आपके स्थान उसका क्या है। ठीक है, आपने ये भी कर लिया, लेकिन फिर एक तीसरी चीज है जो जरूरी है, उसके शब्द का
जो मीनिंग है वो तह में क्या है, उसकी तह वाला अर्थ, सबसे बॉटम का उसका मीनिंग क्या है वो जानना है। जैसे कि एक छात्र है और वो हमारे पास आया कि सर वो चुनाव कब होंगे लोकसभा के। हमने कहा कि मैं तो पढ़ाने लिखाने वाला हूँ, तुम फिर आया कि सर कब होंगे। तो हमने एक दिन कहा कि तुम यहाँ चक्कर न काटो, तुम जाओ चुनाव अधिकारी से पूछो। अब ये जो मैंने कहा कि यहाँ चक्कर न काटो, इसका बगल में बैठा इंग्लिश वाला जो केवल डिक्शनरी लिए बैठा, उसने कहा चक्कर माने साइकिल, काटना माने। कहा कि लड़का जो है कुछ हथियार लेकर के आया था और साथ में कुछ चक्कर लाया था, उसको लड़का जो है द बॉय वाज कटिंग द साइकिल, अर्थात कि वो जो है खतरनाक लड़का था कि सर के पास आया वो चक्कर काटने लगा, जबकि उसका मीनिंग क्या है कुछ अलग है। तो ये कैसे आया भाई, डिक्शनरी में तो ये लिखा है, उसने तो डिक्शनरी देख के मीनिंग किया था। तो ये कौन सिखाएगा, ये आएगा निरुक्त से। और मुझे लगता है कि तीनों में अंतर तो आपको समझ में आ रहा होगा। चक्र शब्द कैसे बनेगा ये व्याकरण बताएगा, काटना कैसे बनेगा ये दूसरा। यहाँ चक्कर मत काटो, ये बिल्कुल व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य है। यहाँ चक्कर मत काटो व्याकरण की दृष्टि से, ये किसने बताया, व्याकरण है, ठीक। लेकिन उच्चारण किसने बताया, यहाँ चक्कर मत चाचो, अभी तो गलत उच्चारण हो गया। तो ये सही उच्चारण किसने सिखाया, शिक्षा ने। और फिर बाद में मीनिंग किसने बताया, निरुक्त ने। सही मीनिंग उसका जो, नहीं तो वो चक्कर काटने का मीनिंग गलत कर रहा था। इन तीनों की बात जो है वो आ रही है कहाँ पर, शिक्षा, माने सबसे पहले व्याकरण, फिर शिक्षा और फिर निरुक्त। ये हो गई भूमिका उसकी। अब इसके बाद 5-5 मिनट में हम आपको तीनों की बात बताएंगे, क्योंकि हम लोग पीरियड पढ़ाने वाले वहाँ साहब हैं, तो 40 मिनट माने 40 मिनट। तो व्याकरण जो है उसको देखें कि उसकी शुरुआत होती है 14 सूत्रों से। 14 सूत्र हैं उसमें, जिनको आज की हिंदी जैसे कहें वर्णमाला या अक्षरमाला, अल्फाबेट्स, तो संस्कृत में उनको कहते हैं वर्ण समाम्नाय। वर्ण समाम्नाय सरल भाषा में संस्कृत की अल्फाबेट, ABCD, अनाराम, वो है। वे हैं 14 माहेश्वर सूत्र। अब इन माहेश्वर सूत्रों में लेकिन जो ऐसे तो सपने हैं, अंग्रेजी में भी ABCD, तो फिर इसकी वैज्ञानिकता क्या है, वैज्ञानिकता यह है कि इसका एक विशिष्ट क्रम है कि कोई भी अक्षर आगे पीछे नहीं, पहले स्वर है फिर व्यंजन। स्वर में भी पहले छोटे स्वर हैं, ह्रस्व, अ, ई, उ, ऋ, ऐसा, फिर है दीर्घ वाले, ए, ओ, आई, औ, ऐसे स्वर हो गए। उसके बाद में फिर अंतःस्थ, अंतः माने भीतर, स्थ माने रहने वाले। जैसे आप यहाँ ऐसे हाथ लगा करके य, व, र, ल, तो आपको कुछ स्पंदन महसूस होगा, अंतःस्थ फिर आएंगे। उसके बाद क्रमशः हिंदी में जो पहला अक्षर है क, ख, ग, घ, में क पहला है, इसमें जो है वो बदल रहा है। 5वां सबसे पहले आएंगे यम, ङ, न, फिर चौथे अक्षर आएंगे झ, भ, घ, ढ, ध, ऐसे, फिर तीसरे ज, ब, ग, ड, ध, फिर दूसरे ख, फ, छ, ठ, थ, फिर पहले च, त, त, क, फ, अर्थात कि 5, 4, 3, 2, 1 इस क्रम में ये आएंगे। फिर इसके बाद आएंगे ऊष्म। ऊष्मा ने जिनको बोलने से कुछ ऊष्मा गर्मी महसूस होती है,
कुछ इस तरह से श ख माने जो ये श ख स फ ये आएंगे, ये इसका क्रम। अब ये जो माहेश्वर सूत्र हैं कुछ इस तरह की व्यवस्था में है कि इनमें से जिस जगह पर जितने वर्णों की जरूरत है उतने वर्णों को एक प्रत्याहार बना करके लिया जा सकता है श्लोक में। जैसे उनको स्वर केवल चाहिए तो उन्होंने कहा अच्छ, ऐसे लेकर के च जहां पर है वहां तक के तो स्वर आ गए। सारे व्यंजन चाहिए हल, ऐसे लेकर के ल। तीसरे अक्षर चाहिए जश, जब बड़ा जश, जश तीसरे नंबर के अक्षर आ गए। तो ये जो पाणिनि की व्यवस्था है कि सारे अक्षरों को सूत्रों में बांध देना और जितना चाहिए उतना सूत्र बन जाना, ये इसकी अद्भुत व्यवस्था है और सर्वाधिक वैज्ञानिक व्यवस्था है। महर्षि पाणिनि विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं। ये भारत वाले नहीं कहते, विदेश वाले कहते हैं। और शायद गूगल पे सर्च करें तो आपको मिले कि सबसे बड़े वैज्ञानिक महर्षि पाणिनि। और कोई ऐसे ठाट बाट में नहीं कहते थे, ऐसे खुली हुई पवित्र भूमि पर हाथ में कुछ लिए हुए पूजा पाठ करते हुए, पढ़ते लिखते हुए, इस तरह के महर्षि पाणिनि। उनके नाम पर विश्वविद्यालय भी उज्जैन में बना हुआ। तो उन्होंने इस व्याकरण को जो बनाया, सूत्रों में सब निबद्ध कर दिया। कुछ संज्ञाएं बना दी, पहले परिभाषाएं बना दी, विधि सूत्र कुछ बना दिए कि भाई ऐसा ऐसा होगा तो ये होगा। फिर उसमें नियम बना दिए, कुछ अतिदेश सूत्र बना दिए और कुछ अधिकार सूत्र बना दिए। ऐसे 6 प्रकार के सूत्र बना करके और एक सटीक व्यवस्था उन्होंने कर दी कि इस प्रकार की व्यवस्था में यह पूरा व्याकरण चलेगा। और मजे की बात यह है कि वो जिस बात को कहते हैं उन 3997 सूत्रों में उसको रिपीट नहीं करते दोबारा। उनका मानना है कि पहले सूत्र से अंतिम सूत्र तक व्याकरण जो है वो पूरा एक है, वो पूरा एक है। जैसे कोई कहे कि भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं। नक्शे के हिसाब से भले आप कह दें, लेकिन ठीक है, नक्शे वालों ने आज उत्तर ऊपर की तरफ रखा है, कल को वो कहेंगे नहीं साहब आज से जो है दक्षिण ऊपर की तरफ रहेगा नक्शे में। तो भारत की जमीन थोड़ी इसे बदलेगी, कागज में नक्शा बदल जाए तो फिर वो हो गया पहला। तो इस हिसाब से पहला और अंतिम कोई नहीं है, सभी अपनी अपनी जगह पर है और पूरा मिलकर के भारत एक है। तो ऐसे ही वो व्याकरण का है कि उसमें सारा व्याकरण जो है वो पूरा जो है एक है। उससे क्या हुआ कि उनको रिपीटेशन नहीं करना पड़ा। कोई बात जो पहले कही है उसी को वो बाद में ले लेंगे, और अगर बाद में कही हुई है तो उसको भी पहले ले लेंगे। इससे क्या है कि आपको पहले से अंतिम सूत्र तक पूरा व्याकरण पढ़ने के बाद तब समझना पड़ेगा। आप सोचें कि ये बात कैसे हो सकता है, वो बात आगे आई माने कि पहले अध्याय में कोई उलझ रहा हो सकता हो चौथे अध्याय में बात आई, चौथे में उलझ रहा हो सकता है पहले में कही जा चुकी हो। तो वो सब आपको करना है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा न करते तो फिर वो सूत्र कहाँ रहता। फिर इन्हीं सूत्रों को और चिंतन करके जो कह दिया गया था उसको स्पष्ट करने के लिए, जो कुछ छूट गया था मान लो, या समय के साथ कुछ नई बात आ गई थी उसको जोड़ने के लिए, या कहा था लेकिन सबसे पीछे जो बैठे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो उनके लिए कात्यायन हुए। उन्होंने वार्तिक लिखे, नाम तो लिखी है कात्यायन। कात्यायन ने वार्तिक लिखे। महर्षि पाणिनि ने सूत्र लिखे थे और कात्यायन ने वार्तिक लिखे। इनके बाद आए महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि ने क्या किया, इन सूत्रों का भाष्य किया। महर्षि पतंजलि ने
समझा और कात्यायन को समझा और इस समयावधि में जो परिवर्तन आए थे उनको समझा और उसको पूरा इकट्ठा करके समझ करके एक नए रूप में भाष्य लिखा। और आपको बताएं कि परंपरा में ये तो है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। ये सारे संसार की आंखें जिन्होंने मोतियाबिंद हटा दिया, ऐसे महर्षि पाणिनि को नमस्कार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कह दिया तो अंतिम सत्य। कुछ परिवर्तन आया, कुछ बदलाव आया, तो उसको स्वीकार किया गया और यह नियम बना कि ये जो है महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनमें क्रमशः बाद वाला जो है वो ज्यादा प्रामाणिक माना जाएगा। अगर पाणिनि और कात्यायन में कुछ मतभेद है तो कात्यायन को प्रामाणिक मानेंगे, कात्यायन और पतंजलि में मतभेद है तो पतंजलि, क्योंकि बाद वाला जो है वो लेटेस्ट है, अपडेट है, इसलिए उसको प्रामाणिक मानेंगे। ये व्याकरण की प्रक्रिया है। और इन सूत्रों में उन्होंने पूरे जो भाषा थी उसको बांध दिया और यही सिखाया कि किस तरह से शब्द बनेंगे और किस तरह से उसका प्रयोग होगा। अब इसमें भी यह है कि सामान्य रूप से तो एक नियम आता है कि भाई मनुष्य कैसा है, 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर, ये सब। लेकिन कभी कभी देखते हैं कि किसी की 6 अंगुलियां हैं। तो विद्यार्थी आया, बोले सर ये मानव जाति का है कि, क्योंकि इसके तो 6 अंगुलियां, आपने कहा था अंगुलियां 5, तो ये मानव जाति में आएगा कि नहीं? वह भी अपवाद है, मानव जाति में ही आएगा। ऐसे ही व्याकरण में मुख्य सूत्र तो कम है लेकिन अपवाद वाले बहुत। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो व्यक्ति कहेगा कि ये तो मानव जाति का नहीं है, क्योंकि इसके 6 अंगुलियां। तो अपवाद सूत्र उसमें बहुत सारे और उनको भी पढ़ा जाता है। लेकिन सामान्य रूप से देखें तो मुख्य सूत्र जो है वे बहुत कम हैं और जो सामान्य सरल संस्कृत सीखी जाती है वो यही कि जो मुख्य सूत्र है उनको पढ़ा जाए और सरल संस्कृत सीख ली जाए। वो 15 दिन में भी सीख सकते हैं। और उसके बाद लेकिन अपवाद जानना भी जरूरी है, उसमें समय लगता है। अब ये जो महर्षि पतंजलि थे, इन्होंने केवल व्याकरण पर भी काम नहीं किया, इन्होंने आयुर्वेद पर भी काम किया और योग शास्त्र पर भी काम किया। पतंजलि का योग सूत्र प्रधान है। और मुझे बताते हुए खुशी कि महर्षि पतंजलि ने यही विदिशा में यज्ञ किया था और विदिशा से जब कोणार्क जाएंगे तो हो सकता है कि सागर से ही निकले, इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। विदिशा से जब निकलेंगे तो हो सकता है सागर एक रास्ता रहा हो। तो उनके बारे में एक प्रसिद्ध है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन। उन्होंने योग से जो है चित्त की शुद्धि कर दी, मन की। योग से किसकी शुद्धि कर दी? मन की। पदेन वाचाम, और पद अर्थात व्याकरण से किसकी शुद्धि कर दी? वाणी की। क्योंकि अगर व्याकरण नहीं होगा तो राम जाति और सीता जाता है, तो फिर आप रोक नहीं पाएंगे। तो व्याकरण ही उसकी शुद्धि करता है। और शरीर की शुद्धि किससे की? वैद्य के आयुर्वेद से। तो वाणी की शुद्धि, मन की शुद्धि और शरीर, तन, मन और वाणी, तीनों की शुद्धि महर्षि पतंजलि ने। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ऐसा एक श्लोक जो है बहुत प्रसिद्ध हो गया। अब दिनेश जी तो योग के हैं, तो ये लोग तो प्रतिदिन इसी से मंगलाचरण अपना करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो महर्षि पतंजलि और कात्यायन और महर्षि पाणिनि तीनों मिलकर के कहलाते हैं मुनि त्रय। मुनि त्रय
मुनित्रय में इन तीनों का नाम है और क्रमशः बाद वाला ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। उसके बाद भी कई सारे ग्रंथ अस्तित्व में आ गए और आपके सम्मुख मंच पर हैं डॉक्टर किरण आर्या जी। ये इस समय देश की जो व्याकरण की गिनी चुनी हस्तियां हैं उनमें से एक हैं। आपने काशी में व्याकरण का अध्ययन किया संपूर्ण अष्टाध्यायी का, और उसकी जो बारीकियां हैं उनसे बेहद परिचित हैं। हम तो कुछ ऐसे हैं कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो फिर भी उसके बाद जब हम आते हैं दूसरे हमारे लॉजिक और वह शिक्षा। शिक्षा का क्या काम है? तो एक लाइन में उसकी मात्र परिभाषा है, स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकार यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। संस्कृत में इसलिए बोल देते हैं कि हमें उसकी बात एक छवि बन जाए फिर आपके लिए कि स्वर वर्ण आदि का उच्चारण प्रकार, कि स्वर कैसे बोलना है, वर्ण कैसे उच्चारण करने हैं, इसका जो प्रकार बतलाती है वह लॉजी है, वह शास्त्र है शिक्षा। उपदेश सिखाता भी है और उपदेश भी देता है। अब इसमें देखिए दोनों में, जैसे मैं कहूं कि एक मात्रा वाला उच्चारण करिए तो आप कहेंगे कि एक मात्रा वाला उच्चारण कैसे होता है, लेकिन अगर बताएं कि एक मात्रा, दो मात्रा और तीन मात्रा ऐसा उच्चारण, तो फिर आप कहेंगे कि ये आपने सिखा तो दिया, बता तो दिया, लेकिन होता कैसे है। ये कुछ ऐसी बात हो गई जिसे हम लोग छोटी कक्षाओं में जो एक कौन सी वाक्यवृत्ति पढ़ते थे ना, कि वो वाक्यवृत्ति तो हमने पढ़ ली, लेकिन वो होती कैसी है आज तक आंखों से नहीं देखी। परमाणु रिएक्टर का फोटो तो देख लिया, लेकिन आज तक परमाणु रिएक्टर आंखों से, जिराफ या कंगारू फोटो में तो देखा, लेकिन तब तक वो आकार तो हाथी का भी उतना ही बड़ा उसमें किताब में, और खरगोश का भी उतना ही बड़े साइज का फोटो छपा है, लेकिन मित्र अंतर है दोनों में, फोटो में और वास्तविकता में अंतर है। तो ये इसमें जो है कि स्वर का उच्चारण आपको कैसे करना है, कहां से करना है, थोड़ा सा बताता हूं। एक सूत्र उसमें आता है कि भाई अपूह विसर्जनीयानाम कंठ, कंठ से कौन कौन होंगे, अ होगा, क ख, आप इसे हाथ लगाइए और बोल के देखिए क वाली लाइन, क ख ग घ न, हुआ। अभी बात वाले भी देखेंगे, तो इनका उच्चारण कंठ से होगा, तो कंठस्थ होगा। अपूह विसर्जनीय, और विसर्ग का भी राम ऐसे, राम ऐसे, इनका कंठ से होगा, और ह का भी है ना। फिर कहा एक सूत्र में कि इचु यशानाम ताल, ई च वर्ण, य और शक्कर वाला श, इनका तालु से होगा। च छ अब कंठ पर नहीं हो रहा, च जीव जो है तालु पर च छ ज झ य, ई श, अब देखो श तब आएगा। कोई उच्चारण करने में कठिनाई महसूस करे तो बड़ा सरल तरीका यह है कि जिस जगह से वो उच्चारण होता है उसके दो अक्षर आगे पीछे रख के और बीच में उच्चारण कर लीजिए, चषज। अब च और ज के बीच में श रखेंगे ना तो यही वाला आए, चषज, 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 चजश, चजश, तब आएगा सही। फिर इसी तरह से जो है उपू पद्मानीयानाम ओष्ठौ, उ और प वर्ग, प फ ब भ म, तो बिना ओठ बंद किए आप उच्चारण नहीं कर सकते इनका, तो ये ऐसे होंगे। अब आप उपू पद्मानीयानाम ये तो हो गया। इसी तरह से फिर बाद वाले हैं कि ऋतु रसानाम दंत, की दांतों से कौन कौन होंगे, त वर्ग वाले, थ थ द ध न, ऐसा है ना, वो ऐसे होंगे।
अब इसका मतलब कि जिनके दांत नहीं होंगे वो कुछ वर्णों का सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए नियम था कि भाई वेद जो है वो सही उच्चारण वो नहीं कर पाएगा जिसके दांत नहीं है, क्योंकि वो गड़बड़ाएगा। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि ये यहाँ यहाँ से उच्चारण होंगे। अब मेरा यह कहना है कि ये जो बातें आप देख रहे हैं ये कितने हजारों साल पहले की, तब इसका चिंतन और तब इसका शास्त्र लॉजी बना करके हमें दे दिया था उन लोगों ने जो हमारे पुरखे थे, भारत के थे। और अब आज कोई कहे कि ये जो है नहीं है तो कैसे माने? तो सामने दिख रहा है और प्रत्यक्ष है, जो उन्होंने लिखा था चाहे आज भी वहीं से उच्चारण हो रहा है, ये नहीं कि बदल गया। तो आधुनिक जो भाषा विज्ञान है, लिंग्विस्टिक्स, वो सब इन्हीं से आती है कि कहाँ से कौन सा स्वर उच्चारण होगा, कौन सा वर्ण कैसे उच्चारण होगा, मात्राएं कैसे होंगी। ये भी तो बताया कि जब मुर्गा बोलता है तो वो तीनों मात्राएं बोलता है, जैसे 1 2 और 3 मात्राएं बोलता है। अब किसी ने न सुना बोलते हुए तो अब इसमें महर्षि पाणिनि कुछ नहीं कर सकते। जैसे भी वो कह रहे थे कि आपने अगर वो टिप नहीं सुनी है तो अब उसके बाद वो बताते हैं कि ये जो आ रही है वाणी, आखिर ये आती कैसे? हम जो बोलते हैं तो आखिर बोलते कैसे हैं, क्यों बोलते हैं? तो बताया कि सबसे पहले जो है हमारी जो आत्मा है, अब ये तो मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि जो ये संस्कृत की परंपरा है ये इस चीज को तीनों तरह से देख रही है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी, क्योंकि आत्मा की बात आ रही है, तो 40 मिनट में अब लोग जो है 40 वर्ष में आत्मा को नहीं जान पाते। मेरी तो उम्र 40 नहीं है, 40 मिनट का समय। तो फिर भी ये जरूर कहूंगा कि दार्शनिक व्याख्या भी इसकी करते हैं। मैंने जो मंगलाचरण चरण किया था कि अमृताम आत्मनः कलाम विंदेम देवताम वाचम, हम उस वाणी देवता को प्राप्त करें जो आत्मा की अमर कला, और अमर कलाएं भी कितनी हैं उपनिषदों में, षोडश कला है वह आत्मा। तो अब मैं इसमें जाऊंगा तो फिर जो है मैडम को एक सेमिनार करना पड़ेगा। फिर भी तो वाणी जो है वो कैसे आ रही है कि आत्मा जो है वो जान लेता है सब बाहरी चीजों की जानकारी, नॉलेज, लेकिन आत्मा तो बाहर जाता नहीं है पार्क में घूमने। कैसे जानता है? बुद्धि से जानता है। लेकिन बुद्धि भी दिमाग में है, वो भी पार्क में घूमने नहीं जाती, वो नहीं जाती। लेकिन वो जैसे मैं बैठा हूँ और आंखों से देख रहा हूँ कि वो आम का पेड़ लगा है, आम का पेड़ लगा है, ये देखा आंख ने पहुंचाया नॉलेज बुद्धि को, बुद्धि ने जानकारी भेजी आत्मा के पास, और तब आत्मा ने चाहा कि मैं बोलूं कि सुंदर तरुणी है विलसती पुरतः, कि ये सरस आम का पेड़ जो है सामने विलास कर रहा है, ये आत्मा ने चाहा। तो फिर आत्मा किसको ऑर्डर देंगे? बुद्धि को। सीधे राष्ट्रपति यहाँ नहीं आते, वो कहेंगे राज्यपाल को, राज्यपाल कलेक्टर को, कलेक्टर प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल, इस तरह से आगे बढ़ती है बात। इस तरह से वो आती है कि आत्मा चाहता है कि बोलें, वो बुद्धि को हिंट करते हैं। फिर बुद्धि जो है मन को, और मन शरीर की जो अग्नि है, ताप है, शरीर टेम्परेचर है ना कुछ, उसको, वो फिर वायु को, जैसे वो धोखनी चलाते हैं ना, वो फिर आग, गर्म वायु हमेशा ऊपर की ओर उठती है। वायु जो है गर्म होगी तो वो दोबारा इसी के ऊपर उड़ता है, तो फिर वो ऊपर की ओर उठेगा वायु, और तब वो इस से आएगा तो परा हो गई पश्यंती, फिर मुंह में जो आ गया वो मध्यमा, और बाहर जो आ गई वो वैखरी। इस तरह से ये वाणी चलेगी, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, ऐसा भी आ गया, लेकिन बोलना कैसा है? बोलना कैसा है? जैसे हम लोग रामचरित मानस सुनते हैं, मंगल भवन मंगलहारी ध्रुव से दूसरा, अरे भाई मंगल चाह रहे हो और इतनी स्पीड में बोल रहे हो कि मंगल और अमंगल मंगला मंगल हो गया। छोटे बच्चे LMNOP, तो LMN वो अलग अलग नगर LMNOP ऐसा बोलते हैं ना छोटे बच्चे, तो उसको पूरा
उसके बारे में बड़ा शिक्षा विवेचन करती है। कुछ लोग हैं जो कुछ भी बात को गागा करके बोलते हैं, मैं आया था, अरे आए थे तो बोलो मैं आया था, वो गागा करके ही कुछ लय उनकी वाणी में है ऐसा। तो या शीघ्र बड़ी तेजी से वो बोलेंगे, या कुछ हाथ पे उनका चलता रहेगा, अरे भाई मजा आ गया और सुनाओ क्या हो रहा है, अरे भाई स्थिर होकर के। या कुछ पढ़ते हैं कभी तो जो है अरे भाई इसको ऐसे तो आदत उनकी हो जाती है कुछ सिर हिला करके या ऐसे माथा खुजा करके, तो ये सब भी नहीं करना है। ऐसा ये लिखा है इसमें, मैं तो एक भी शब्द जो नजर नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं लेकर के साथ में आया हूँ ये कि कोई पूछे तो वही आगे सामने देखें, या फिर लिखा हुआ जैसा पढ़े। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ यही मैं उसमें देख देख करके लिखित पाठ करते हैं पंक्ति तथा, तो आपको वो आनंद नहीं आएगा जो मैं ऐसे सामने बोल रहा हूँ। इससे क्या है कि हम उस लाइन से उधर उधर नहीं जाते, नहीं तो आत्मा बताने लगते थे अगर ये ना होता। तो लिखा हुआ सब पढ़ेंगे तो भी ठीक नहीं है। इसके अलावा बिना अर्थ जाने पढ़ेंगे तो भी हमें उसका मीनिंग पता नहीं है और हम उसको बोलें। जैसे छोटी कक्षाओं में जो है अंग्रेजी की वो एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट फला स्कूल, सर आई बेग टू से दैट आई एम, उसको पता ही नहीं है कि बेग का मतलब क्या है, लेकिन वो लिख रहा है। तो उसमें वो झलक नहीं आएगी उसके चेहरे पर। इसको कहते हैं सात्विक भाव, कि वो पीछे बैठा हुआ है, उसने स्पेलिंग तो बोल दी कि मैं आई कम इन सर, उसमें मैं माने क्या होता है सर कछु तो देवरे भी ऐसे ही कह रहे थे, अरे तो देवरे कह रहे थे, उनको पता थी, तुम्हारा मुझे पता नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। या फिर वो अल्प कंठ से बोल रहा, मैंने सूखे सूखे कंठ से बोल रहा, तो ऐसा नहीं बोलना है। ऐसा ही जब बताते हैं तो ये उपदेश कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं सिखा दिया, फिर ये उपदेश करते हैं। उपदेश माने उदाहरण देकर के बताएंगे कि भाई ऐसा है कि जो चकवा है वो कह रहे हैं कि बोलता है आधी मात्रा, ये मात्रा बोलता है, और कौवा जो है वो दो मात्राएं बोलता है, पुराना ऐसा जो करता है तो वो दो मात्राएं बोलता है, और मोर जो है वो तीन मात्राएं बोलता है। मोर, अब ये आपको सुनना पड़ेगा, मोर के जैसे बोल के तो नहीं बता सकता। और जो नेवला है वो आधी मात्रा बोलता है। संयोग से ये सारे जो पक्षी हैं और नेवला ये सब यूटीडी में हैं और हमने उनको बोलते सुना देखा भी, तो ये सब है। जैसा ये कहते जा रहे हैं जी, तो ये सब है। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि अगर आप इसको जानेंगे तो फिर वो गलती नहीं होगी जो उच्चारण के कारण होगी। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब लिखने में तो ये कैसा आ रहा है, लेकिन बोलने में जो स्पेस आ गया, जो बल का अंतर आया, वो है ये। जैसे जो है कोई मिठाई रखी थी लेकिन मिल नहीं रही, रसगुल्ला रखा था, मम्मी ने पूछा कहाँ गया, तो बेटा कह रहा मैंने खा लिया। तो बोला तो उसने कि मैंने खा लिया, लेकिन जो टोन है, इसको काकू कहते हैं, उससे वो कह रहा कि मैंने नहीं खाया, मैंने खा लिया, माने कि मैंने, लेकिन लिखा तो है कि मैंने खा लिया, है ना। तो ये अंतर आता है इसका। और अंतिम बचता है आपका निरूपण। वो बताता है कि निर्वचन के द्वारा उसकी तह में जाकर के कैसे में, तो तह में जाकर के जैसे आचार्य एक शब्द कि भाई उसे आचार्य क्यों कहते हैं, वो तो व्याकरण बता देगा कि आ उपसर्ग से ये उच्चारण से बना, आपने उच्चारण भी कर दिया आचार्य, सही उच्चारण है, सही शब्द है, लेकिन मीनिंग अर्थ। तो ये बताता है कि जो आचरण सिखाए, आचरण जो सिखाए, बुद्धि को जो तैयार करे
चुन करके, जैसे हीरे को घिस करके तैयार करते हैं उस तरह से, और जो अर्थों को चुन चुन करके ला करके आपको बताएं कि हम 40 मिनट में ला करके आपको बता रहे हैं। तो ये होगा काम निरुक्त का। और ये दिखने में लग रहा है कि बहुत छोटा है और बहुत सरल सा है, लेकिन निरुक्त का काम बहुत बड़ा है। और इसको चूंकि हम लोग उसको समझ रहे हैं, तो उसको समझाने के लिए कि उदाहरण देना है, तो आप लोगों को वेद का मंत्र भी मैं एक बताऊंगा और एक फिल्म का गाना भी बताऊंगा, इससे बात पूरी हो जाएगी। एक फिल्म थी कि कहो ना प्यार है, सबने सुनी होगी, मैडम ने भी सुनी होगी। तो उसमें कहा है उसने कि कहो ना प्यार। अब भाई वो नायक है, वो नायिका से कह रहा है कि कहो ना प्यार। अब हम लोग मीनिंग भी समझ गए कि ये नायक कह रहा है कि कहो कि प्यार, ये उसका मीनिंग है, हम समझ भी गए। तो ये जो ना है ये की के मीनिंग दे रहा है, कहो कि छोटी की प्यार, ऐसा। लेकिन मीनिंग वो कह तो रहा है शब्द की कहो प्यार नहीं है, ऐसा लिख रहा है उसमें। अब व्याकरण के हिसाब से सब, तो फिर ये कैसे आएगा? तो इसका यही है रहस्य कि निरुक्त कहता है कि जब न शब्द न जब इंद्र के पहले आएगा तो अलग मीनिंग देगा, और इंद्र के बाद आएगा तो अलग मीनिंग देगा। न इंद्र, इसका मीनिंग है कि इंद्र नहीं, और इंद्रो न, इसका मीनिंग है इंद्र के जैसा। तो स्थान बदलने से मीनिंग बदल रहा है। अब फिर से देखिए, अगर वो कहता कि कहो प्यार न है, ना है, इसका मीनिंग तो यही निकलता कि प्यार नहीं, तब ये मीनिंग न निकलता जो अभी निकल रहा है, जगह बदल देने से। तो वो ठीक है, फिल्मी गाना है, लेकिन वो मंत्र की बात है। तो इतना करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि एक शब्द भी यदि हम सही से समझ लेते हैं तो हम एक बहुत बड़ा संसार समझ लेते हैं उस शब्द के साथ। वह शब्द अकेला नहीं होता, उसके साथ उसकी पूरा एक संसार होता है, उसको हम समझ लेते हैं। और जब समझ लेते हैं तो उसका जो अर्थ है, उसका जो पूरा परिवेश है, उसको जान लेते हैं। और ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी महत्व प्रदान करने वाली बात हो जाती है। आप सबने मुझे बड़े ध्यान से सुना। अपरिचित को सुनना थोड़ा सा कठिन रहता है, फिर भी मैंने प्रयास किया, कुछ समझ में आया हो तो बहुत अच्छा, और न समझ में आया हो तो कुछ तो आया ही हो। बहुत धन्यवाद।